अच्छा, याद कीजिए वो जमाना जब एक गाना डाउनलोड करने में घंटों लग जाते थे और वीडियो देखने का मतलब था बस बफरिंग। तब सस्ता और तेज इंटरनेट वाकई एक सपना ही लगता था। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, जरा सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जहां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न तेल रिफाइनरीज नहीं थीं, जहां एनर्जी के लिए हम काफी हद तक दूसरों पर निर्भर थे। लेकिन उस दौर में इन सारे बड़े बड़े सपनों के पीछे ना सिर्फ एक एक मजबूत विश्वास था कि स्केल ही सब कुछ है। असली ताकत छोटे मोटे काम में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर काम करने में है। और ये विश्वास था उस कंपनी का जिसने भारत की कहानी को ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिलायंस की। एक ऐसी कंपनी जो मॉडर्न इंडिया की आर्किटेक्ट बनी। तो चलिए इसकी कहानी को करीब से समझते हैं। अब इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? इसकी जड़ें एक बहुत ही छोटे से गांव में हैं और एक ऐसे इंसान के विजन में जिसने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो भारत का भविष्य बदलने वाला था। और ये इंसान थे धीरूभाई अंबानी। सोचिए, गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक स्कूल टीचर के बेटे। रिसोर्सेज तो ज्यादा थे नहीं, पर एम्बिशन की कोई कमी नहीं थी। येमेन में जब उन्होंने काम किया ना, तो सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने ग्लोबल मार्केट को समझा, उसकी नब्ज को पकड़ा। और फिर जब वो भारत लौटे तो उनके दिमाग में एक ही चीज थी, कुछ ऐसा करना है जो पहले किसी ने नहीं किया। तो 1950s के आखिर में यह सपना हकीकत में बदलना शुरू हुआ। मुंबई के एक छोटे से ट्रेडिंग ऑफिस से शुरुआत हुई, मसालों और पॉलिएस्टर धागे के बिजनेस से। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? पर यह छोटा सा ऑफिस ही एक बहुत बड़े एम्पायर की पहली ईंट बनने वाला था। लेकिन धीरूभाई का विजन सिर्फ खरीदने बेचने तक का नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत तो बनाने में है, मैन्युफैक्चरिंग में। और बस यहीं से रिलायंस के एक इंडस्ट्रियल एम्पायर बनने का सफर शुरू हुआ, टेक्सटाइल से लेकर ग्लोबल एनर्जी तक। और इस एम्पायर का चेहरा क्या बना? विमल। अरे विमल सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था। उस जमाने में जब ब्रांडिंग कोई जानता तक नहीं था, रिलायंस ने मॉडर्न मार्केटिंग से एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सिर्फ कपड़ा नहीं बेचा, बल्कि एक एस्पिरेशन बेची, एक बेहतर जिंदगी का सपना बेचा। और नतीजा देखते ही देखते विमल हर घर में पहुंच गया। फिर आया साल 1977, इंडियन बिजनेस हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट। रिलायंस पब्लिक हो गई, मतलब शेयर मार्केट में आ गई। पर यह कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं था। धीरूभाई ने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे शहरों, गांव के आम लोगों को शेयर होल्डर बनाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि हजारों आम इन्वेस्टर्स को लगा कि अरे, हम भी देश की इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। इस एक मूव ने इंडिया के कैपिटल मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि रिलायंस इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ी? इसका सीक्रेट छुपा है एक कमाल की स्ट्रैटेजी में, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, विमल जैसा कपड़ा बेचो। स्टेप 2, अब उस कपड़े को बनाने वाला रॉ मटेरियल यानी पेट्रोकेमिकल्स, वो भी खुद बनाओ। और स्टेप 3, उस रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है? तेल, तो तेल को भी खुद ही रिफाइन करो। तो इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या हुआ? जबरदस्त फायदा। पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर अब रिलायंस का कंट्रोल था। इससे उनकी कॉस्ट एकदम नीचे आ गई और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। और बस इसी एक स्ट्रैटेजी ने एक ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर में बदल दिया। और इस पूरे इंडस्ट्रियल सफर का पीक पॉइंट क्या था? गुजरात की जामनगर रिफाइनरी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, अरे ये तो अपने आप में एक शहर था। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड रिफाइनिंग हब्स में से एक। और इसके साथ ही रिलायंस ग्लोबल एनर्जी मैप पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। धीरूभाई के बाद रिलायंस ने एक ऐसा दांव खेला जो शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा दांव था। एक ऐसा गैम्बल जिसने सिर्फ कंपनी को नहीं, बल्कि पूरे देश को एक नए डिजिटल दौर में पहुंचा दिया। ये था इंडिया का ग्रेट डिजिटल गैम्बल। देखिए, 2002 में धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद कंपनी में एक नया दौर शुरू हुआ। लीडरशिप आई मुकेश अंबानी के हाथ में। कुछ साल तो सब पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन फिर 2016 में उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव लिया जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए इसके बारे में। पूरे देश में स्क्रैच से, मतलब जीरो से, एक 4G नेटवर्क बनाना, सबको लाइफ टाइम फ्री वॉइस कॉल्स देना और डेटा को इतना सस्ता कर देना कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे कि ये तो पागलपन है, बहुत बड़ा रिस्क है, कंपनी डूब जाएगी। सवाल तो यही था, क्या ये दांव काम करेगा? इसका जवाब हम सब जानते हैं
और हम सब ने महसूस किया है। जियो से पहले का इंडिया याद है? डेटा कितना महंगा था, इंटरनेट कुछ ही लोगों के पास था। और जियो के बाद डेटा की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं और करोड़ों, जी हां, करोड़ों भारतीय पहली बार ऑनलाइन आए। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, ये इंडिया की डिजिटल क्रांति थी। पर कहानी सिर्फ सस्ते डेटा पर खत्म नहीं होती। मुकेश अंबानी का विजन बहुत बड़ा था। जियो असल में सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, ये एक फाउंडेशन थी, एक नींव, एक बहुत बड़े डिजिटल इकोसिस्टम की, एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर पेमेंट, स्ट्रीमिंग, क्लाउड सर्विसेज, मतलब सब कुछ बनाया जाना था। तो अब रिलायंस का अगला चैप्टर कैसा है? आज कंपनी मेनली 3 चीजों पर फोकस कर रही है। एक, पूरा कंज्यूमर इकोसिस्टम, ग्रीन एनर्जी और एक नई जनरेशन। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर इकोसिस्टम की। रिलायंस रिटेल आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया को जोड़ रहा है। मतलब ग्रोसरी हो, फैशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और इस पूरे सिस्टम को पावर कहां से मिलती है? जाहिर है, जियो के प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा से। दूसरा बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी। सोचिए, एक कंपनी जो फॉसिल फ्यूल यानी तेल और गैस से इतनी बड़ी बनी, अब वो खुद को पूरी तरह बदल रही है। रिलायंस अब ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल बनाना, बैटरी स्टोरेज, इन सब पर काम करके कंपनी खुद को एनर्जी के नए दौर के लिए तैयार कर रही है। और इस फ्यूचर को शेप कौन दे रहा है? अगली पीढ़ी। मुकेश अंबानी अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां आगे बढ़ा रहे हैं। टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस का चार्ज अब आकाश अंबानी के पास है, जो जियो को अगले लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। वहीं रिटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो पूरा इकोसिस्टम है, उस पर ईशा अंबानी फोकस कर रही हैं। उनका लक्ष्य है हर इंडियन कंज्यूमर तक पहुंचना। और कंपनी का शायद सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जिम्मेदारी अनंत अंबानी पर है। उनका काम रिलायंस को एक ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनाना है। तो एक छोटे से ट्रेडिंग ऑफिस से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने तक का सफर कमाल का रहा है ना? रिलायंस ने पहले इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदला और फिर डिजिटल लैंडस्केप को। तो अब सवाल ये नहीं है कि रिलायंस आगे क्या करेगी, सवाल ये है कि रिलायंस आगे क्या बदलेगी।